हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका और आज हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो आपको दिख रही है गोल मटोल, ये क्या है? एक सेल, जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। इसको हमें देखने के लिए ज़रूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप की। एज यू ऑल नो, हम माइक्रोस्कोप से इसको देखेंगे और इसके अंदर ऑर्गेनल्स देखेंगे। तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देती है जैसे कि अभी इस पिक्चर में आपको शो हो रही है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देगी, जैसे कि सबसे बाहर आपको दिखाई देगी सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर आपको बहुत सारे ऑर्गेनल्स दिखाई देंगे जिनके अंदर हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, ईआर, न्यूक्लियोलस। बहुत सारे ऑर्गेनल्स आपको दिखाई देंगे इसके अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन के साथ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सेल है उसकी आउटर कवरिंग होती है, वो क्या होती है? एक सेल मेम्ब्रेन होती है। द आउटर वॉल ऑफ अ हाउस और कार provide a strong inflexible barrier that protects its human inhabitants from an unpredictable and harsh external world. We have cell membrane for this. जैसे कि एक किसी व्यक्ति को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्शन के लिए क्या ज़रूरत होती है? किसी कार की, किसी आवरण की, किसी चार दीवारी की, उसी तरह हमारी सेल होती है, उसको भी ज़रूरत होती है प्रोटेक्शन की। बाहर जो हार्श एनवायरनमेंट होता है उससे प्रोटेक्शन के लिए हमारी सेल को, हमारी सेल ऑर्गेनल्स को ज़रूरत होती है प्रोटेक्शन की। तो वह प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करती है? एक सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये क्या करती है? हमारे सेल ऑर्गेनल्स को कवर करके रखती है, एक प्रोटेक्शन दे के रखती है। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा जिस तरह से ये एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर है इसकी सेल मेम्ब्रेन की माइक्रोस्कोप के द्वारा बनाई हुई। तो इसमें आपको दिख रहा होगा ग्लाइकोप्रोटीन है, इस पे कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोलिपिड है, कोलेस्ट्रॉल लगा हुआ है, इंटीग्रल प्रोटीन लगा हुआ है, पेरिफेरल प्रोटीन लगा हुआ है, चैनल प्रोटीन्स, अल्फा हेलिक्स, ग्लोबुलर प्रोटीन। इसमें खूब सारे प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं। हम जब कंपोजिशन पढ़ेंगे तो इसमें दोबारा आपको मैं इसके बारे में डिटेल में बता पाऊँगी। अभी आप सिर्फ इसको समझ लीजिए, अपने माइंड में मैप तैयार कर लीजिए कि हमारे पास सेल है। ये ऐसा नहीं है कि एक पूरी एकदम सिमेट्रिकल सेल है, इसके अंदर बहुत कुछ धंसा हुआ रहता है, बहुत हेट्रोजीनस होती है ये। ठीक है, तो इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस, काम क्या करती है। मैंने अभी आपको एक काम बताया, इसका काम होता है प्रोटेक्शन करने का, हमारे ऑर्गेनल्स को बिखरने से रोकने का, उनको एक जगह बांधे रखना, उनको हार्श एनवायरनमेंट से बचाना। ठीक है, सारे काम होते हैं सेल मेम्ब्रेन के। हम एक एक कर सारे सेल मेम्ब्रेन के जो फंक्शंस है उस पर जाएंगे, उनको अच्छे से पढ़ेंगे। कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क एनी टाइम। ठीक है, कंपार्टमेंटलाइजेशन सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट काम क्या है इसका? कंपार्टमेंटलाइजेशन। मेम्ब्रेन्स आर कंटिन्यूअस अनब्रोकन शीट and as such inevitable in closed compartments. Membrane compartmentalization allow specialized activities to proceed without external interference and enable cellular activities to be regulated independently of वन अनदर। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी एक सेल है, उसके अंदर जितने भी काम हो रहे हैं XYZ, ठीक है, कोई भी काम हो रहे हैं, उन सबको आपस में इंटरफेरेंस ना हो उनका, उसके लिए हमें क्या ज़रूरत होती है? किसी भी कंपार्टमेंट की। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगी जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल है। कि एक घर है, ठीक है, ये एक घर है, चार दीवार है इसके अंदर। हम इसके अंदर क्या करेंगे? हम इसके अंदर बहुत सारे काम करते हैं। आपको पता है, हम इसमें खाना खाते हैं, ठीक है, इसमें हम पढ़ाई करते हैं, इसमें हम सोते हैं, इसमें हम नहाते हैं, हम बहुत सारे काम करते हैं। तो हम डायरेक्ट यहीं पे किचन का काम कर रहे हैं, यहीं पे नहाने का, यहीं पे सोने का, यहीं पे सब कुछ। ठीक है, तो ऐसा अगर काम होगा तो वो आपस में एक दूसरे के काम में डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, इंटरफेयर करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कंपार्टमेंट्स, अलग अलग कंपार्टमेंट्स चाहिए अलग अलग काम के लिए। इसलिए हमने घर में क्या किया? घर में हमने अलग अलग रूम्स बनाए। उन रूम का स्पेशलाइज फंक्शंस होता है। क्या फंक्शन है किसी भी रूम का? किसी बेडरूम का फंक्शन होता है, हम उसमें सोते हैं, रेस्ट करते हैं। किसी किचन का फंक्शन होता है, उसमें खाना बनाते हैं।
बर्तन साफ करते हैं, हमारे अंदर, हमारे जो घर के अंदर अलग अलग जो रूम्स है सबका अलग अलग फंक्शन है। गेस्ट रूम का अलग है, स्टडी रूम का अलग है, बाथरूम का अलग है, वॉशरूम का अलग है, सबका अलग अलग है। तो उसी तरह हमारी सेल है, उसमें बहुत सारे फंक्शन चलते हैं। आपको बहुत छोटी सी सेल लगती है लेकिन फिर भी इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस चलते हैं, जैसे कि फूड बनने का, फूड टूटने का, आरएनए बनने का, डीएनए बनने का, प्रोटीन बनने का, उन प्रोटीन की सॉर्टिंग होने का, मॉडिफिकेशंस होने का, बहुत सारे काम चलते हैं, अनगिनत। तो उन सबको क्या चाहिए, अलग अलग एंजाइम्स चाहिए। अगर सारे ही एंजाइम एक ही सॉल्यूशन में पड़े हैं, वहीं से वो उठ के जा रहा है, ठीक है, तो सारे काम एक दूसरे में इंटरफेयर करेंगे, कुछ भी काम में प्योरिटी नहीं आ पाएगी, ठीक है। इसलिए ये सब चीज़ें मेंटेन रखने के लिए हमें क्या चाहिए, कंपार्टमेंट्स चाहिए, जो कि कौन प्रोवाइड करता है, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये। और एक और चीज़ होती है इसके साथ साथ में, जितने भी कंपार्टमेंट, जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं हर कंपार्टमेंट में, उन ऑर्गेनल्स का क्या होता है, खुद का भी अलग अलग मेम्ब्रेन्स होती है। जैसे कि आपको पता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, क्लोरोप्लास्ट की एक अलग मेम्ब्रेन होती है, राइबोसोम के अंदर पूरा स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ठीक है, ईआर की अलग मेम्ब्रेन होती है, एसईआर, आरईआर, ठीक है। तो सबकी खुद की भी स्पेशलाइजेशन होती है, ऊपर से इनको सेल मेम्ब्रेन की तरफ से भी हेल्प मिलती है पूरी। इसी के साथ नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है, स्कैफोल्ड फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। स्कैफोल्ड प्रोवाइड करती है किसी भी बायोकेमिकल एक्टिविटी के लिए। किस तरह, मेम्ब्रेन नॉट ओनली इंक्लोज कंपार्टमेंट बट आल्सो अ डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। जो अभी अभी मैंने आपको बात बताई है वो इसमें अभी आप रीड कर सकते हैं। ये providing a selectively permeable barrier, membrane prevent the unrestrictable exchange of molecules from one side to another। जिस तरह आपको पता होगा कि किसी भी मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करने के लिए उसमें परमेबिलिटी होनी ज़रूरी होती है, तो उसी तरह हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये किसी भी चीज़ को अलाउ नहीं करेगी, ठीक है, किसी भी चीज़ को अलाउ नहीं करेगी। वो सिर्फ सिलेक्टिव होती है, किसी भी चीज़ को चूज़ करती है, उसकी जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, उसकी जो नेचर होता है, इन सब चीज़ों को देख कर ही वो उसको परमिट करती है कि वो अंदर आ सकते हैं या नहीं आ सकते। उसी तरह किसी भी मॉलिक्यूल को वो बाहर भेजेगी तो वो कुछ ना कुछ सोच कर भेजेगी, उस पर कुछ ना कुछ चिपका कर, कुछ टैग करके तभी वो उसको बाहर भेजेगी। किसी चीज़ को सिक्रीट करती है तो वो अलग तरीके के प्रोसेस से करती है। तो ये बहुत ही सिलेक्टिव होती है, प्रीसाइजली चीज़ों को अंदर बुलाती है और बाहर जाने देती है। तो सिलेक्टिवली बैरियर होती है ये चीज़ के लिए। और इसी से क्या होता है, एक्सचेंज होता है, मटेरियल्स का आदान प्रदान होता है, आयंस का आदान प्रदान होता है, सिग्नल्स आते जाते रहते हैं। तो ये वही आपको समझाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट है, मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द कंपार्टमेंट्स द सेपरेट। जिन कंपार्टमेंट्स को वो सेपरेट करती हैं उनको भी वो क्या करती है, एक कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। किस तरह का कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है ये हम समझ सकते हैं कि हमारे पास कोई सेल है तो उसके अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट है, ऑफ कोर्स है। तो हमारा एक, मान लो बाहर से कोई आया मैसेंजर या फिर लाइगेंड, जो कि क्या करता है, बाहर सेल के अटैच हो जाता है और सेल को बोलता है कि चलो मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तुम इसको बनाओ। तो बनाने का काम करेगा कौन, न्यूक्लियस, ठीक है। जो मैन मॉनिटरिंग है वो कहाँ से हो रही है, न्यूक्लियस के अंदर हो रही है। तो ये बात अंदर कंपार्टमेंट तक पहुँचने के लिए कुछ तो ज़रिया होना चाहिए, कुछ तो कम्युनिकेटिव मीडियम होना चाहिए जिसके थ्रू ये जाए। तो उसी से क्या होगा, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन ही मान लो बाहर ना हो तो वो क्या, ये जो सिग्नल है ये रिसेप्ट कर पाए, इसको रिसीव करके और फिर अंदर का कैस्केड चल पाए, नहीं हो पाएगा। अगर ये सेल मेम्ब्रेन ना हो तो कोई भी सिग्नल अटैच कहाँ होगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मैंने आपको फर्स्ट जो पिक्चर थी उसमें दिखाया बहुत सारे प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं बाहर। उनमें से कुछ प्रोटीन चैनल्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स टैगिंग होती है किसी चीज़ की, कुछ प्रोटीन्स रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, रिसेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं किसी भी एक्सटर्नल सिग्नल को, और अंदर जाकर कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं इसके जो स्ट्रक्चर है इस रिसेप्टर के, और ये ही आगे जाकर क्या करते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर को ये अपनी बात प्रोवाइड करवाते हैं, इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाने के लिए कैस्केड चलता है, और एट द एंड जाकर ये बात कहाँ तक पहुँच जाती है,
कि हमें ये चीज़ चाहिए या फिर हमें ये बनाना है, ये चल जाता है न्यूक्लियस के पास। और न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वहाँ पर हर चीज़ होती है कि इसका रेप्लिकेशन करवाना है या इसका ट्रांसक्रिप्शन करवाना है। फिर वो जो ट्रांसक्रिप्ट बनेगा वो बाहर आएगा, और बाहर आकर क्या बनाएगा, वो जो हमें प्रोटीन चाहिए होती है वो। तो हमारी बात बाहर से आई है किसके थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, और अंदर कहाँ तक पहुँची है, कंपार्टमेंट के अंदर। और फिर वापस उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ है, हमें जो प्रोटीन चाहिए था वो प्रोटीन बना है। तो ये सारी चीज़ें होने के लिए सबसे जो मेन चीज़ है, मेन जो कंपोनेंट है इसका, वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन। यस, द सेकेंड फंक्शन देखिए इसका, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन्स द मशीनरी फॉर फिजिकली transporting substances from one side of the membrane to another, often a region where the solute is present at low concentration into a region where that solute is present at much higher concentration। एक तरफ होता है बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन में कोई भी चीज़ प्रेजेंट है, और दूसरी तरफ होता है बहुत ही कम कंसनट्रेशन में प्रेजेंट है। तो हमें दोनों चीज़ें चाहिए, एक तो हमें चाहिए ग्रेडियंट के हिसाब से और एक चाहिए ग्रेडियंट के अपोजिट। तो ये दोनों चीज़ ही कौन कर पाएगी, हमारी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होगा ये सारा काम। ठीक है, अब है रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अभी मैंने बताया आपको बाहर से कोई भी स्टिमुलाई आया तो वो उसके लिए रिस्पॉन्ड देगी। किस तरह, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन द रिस्पॉन्स ऑफ ए सेल टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। बाहर से कोई भी स्टिमुलाई, हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं न्यूरॉन सेल का, नर्व सेल समझ सकते हैं आप। नर्व सेल, उसके अंदर भी यही होता है, किसी भी फंक्शन को करने के लिए हमारी नर्व सेल होती है, वो क्या करती है, सिग्नल ट्रांसडक्शन का काम करती है। ठीक है, प्रोपगेशन का काम करती है। ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है सिग्नल ट्रांसडक्शन के लिए। मेम्ब्रेन possess a receptor that combine with specific molecules ligands और respond to other type of stimuli such as light और mechanical tension। ये आप एग्जांपल ले सकते हैं नर्व सेल का, ये आप ले सकते हैं एग्जांपल GPCR जो सिग्नलिंग होती है उसका। उसमें जैसे ही लाइट आती है, हमारे रोडोप्सिन का जो सिग्नलिंग आप आगे पढ़ेंगे उसके अंदर आप अच्छे से समझ सकते हैं कि लाइट आने पर किस तरह हमारे जो चैनल्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, किस तरह ओपन होते हैं, क्या क्या पूरी चीज़ें होती है। किसी भी एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है, किस किस वे में जाके हमें रिस्पॉन्ड करना है, पूरा एक कैस्केड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरसेलुलर इंटरेक्शन। दो सेल्स के बीच में आपस में किस तरह इंटरेक्शन होता है। अब हम मान लीजिए हम एक इंसान है, ठीक है, हमें दूसरे इंसान के साथ में कोई इंटरेक्शन करना है, ठीक है, तो किस तरह करेंगे, हम हैंडशेक करेंगे, हक करेंगे। तो इन चीज़ों के लिए हमारी कौन सी मेन चीज़ है जो काम में आ रही है, हमारी आउटर स्किन, हमारी जो स्किन है सबसे बाहर जो कवरिंग है वही काम में आ रही है। तो इसे हम ये समझ सकते हैं कोई सेल है वो भी दूसरी सेल से किस तरह इंटरेक्ट करेगी, वो ऑफकोर्स कहाँ से इंटरेक्ट करेगी, वो सेल मेम्ब्रेन से इंटरेक्ट करेगी। ठीक है, सिचुएटेड एट द आउटर एज ऑफ every living cell, the plasma membrane of multicellular organisms mediates the interaction to adhere when appropriate and to exchange material and information. Protein within the plasma membrane may also facilitate the interaction between extracellular material and the intracellular cytoskeleton। इसमें आप समझ सकते हैं कि हमें किसी भी लिविंग प्लाज्मा सेल है उसको उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो ही क्या करती है, आपस में इंटरेक्ट करती है और अडहेयर करती है। हमें हमारी सेल को रोक के रखना है, वो भागती ना रहे, हमें उसको एक जगह सिचुएट करना है। तो वो कैसे करेंगे, हम अडहेरिन जो प्रोटीन होते हैं, अडहेरिन जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके थ्रू। और वो कहाँ पर होते हैं बाइंड, वो हमारी सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं बाइंड। ठीक है, कुछ भी एक्सचेंज करना हो, दो सेल है आपस में केमिकल सिग्नल्स को एक्सचेंज कर रही है, या फिर किसी से लाइगेंड, किसके ऊपर लाइगेंड जुड़ा हुआ है, किसी पे रिसेप्टर जुड़ा है, उनको आपस में कांटेक्ट करना है। ठीक है, किसी इन्फॉर्मेशन को बांटना है, जैसे कि नर्व सेल्स में एक से दूसरी तरफ, दूसरे से तीसरी की तरफ चलती रहती है इन्फॉर्मेशन। तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होती है, जो डेंड्रॉन्स होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, वो कहाँ से निकले हुए होते हैं, वो हमारी सेल मेम्ब्रेन जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं वहाँ से निकले हुए होते हैं।
प्रोटीन विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऑल्सो फैसिलिटेट द इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन दो टाइप से हो सकते हैं, किस किस टाइप से, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी, जो मैट्रिक्स होता है वहां से भी। एनर्जी ट्रांसडक्शन, membrane are intimately involved in the processes by which one type of energy is converted to another type. Like energy transduction, the most fundamental in energy transduction occurs during photosynthesis. photosynthesis एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है किसी भी एनर्जी ट्रांसडक्शन का। जैसे कि आपको पता है कि सनलाइट से हमें एनर्जी मिलती है, हमें कह लो, या फिर प्लांट्स डायरेक्ट वही रिसीव करते हैं, ठीक है। प्लांट्स की जो लीव होती है उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। वहाँ पर जाकर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर एक कैस्केड चलता है, पूरा एक सिस्टम होता है, फोटो सिस्टम बोलते हैं, दो टाइप के। उसमें घूम के इलेक्ट्रॉन लास्ट के अंदर जाता है और एटीपी बनाता है, ठीक है। इसी तरह क्या होगा, एक कैस्केड चल गया जो कि लास्ट में जाकर सन से आया था और लास्ट में हमें एनर्जी के रूप में मिल रहा है, हमको भी मिल रहा है और प्लांट को भी मिल रहा है। तो हम डायरेक्ट सन से नहीं ले पा रहे थे उस एनर्जी को उस रूप में, तो उसके लिए एक मीडियम का काम किसने किया है एनर्जी ट्रांसडक्शन के लिए, किसी भी क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन ही होती है जिसने एक्सेप्ट किया होगा। वो मेम्ब्रेन पे ही जो प्रोटीन्स होते हैं वो धंसे रहते होंगे। तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो इतने सारे वर्सेटाइल काम कर लेती है कि हमें पता भी नहीं लगता है कि उसका काम क्या है, ठीक है। हमें खुद को फील कराने के लिए ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है एक एक करके, कि जब ये ना हो तब क्या हो, जब ये चीज़ नहीं होती तभी उसकी वैल्यू पता लगती है। तो हम इन सारे एग्जाम्पल्स को दिमाग में इस तरह सेट कर सकते हैं कि जब मान लीजिए किसी चीज़ के अंदर सेल मेम्ब्रेन ही नहीं है तो उसमें अटैचमेंट कैसे होगी, उसमें कैसे वो रहेगी, कैसे, यू कांट इमेजिन अ सेल विदाउट सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। आपको फिर कोई रोग भी नहीं होगा आपकी, क्योंकि सारे रोग की जड़ क्या होती है, रिसेप्टर्स। कोई भी आपके वायरस आया वो आपके सेल्स के रिसेप्टर से ही तो बाइंड होगा ना, तो फिर तो आपको कोई रोग ही नहीं होगा। लेकिन चलो एक तो हमारे पास बेनिफिट है कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन ना हो तो हमें डिजीज़ ना होगी, लेकिन हमारे पास बहुत सारे डिसएडवांटेज हो जाएंगे कि जब सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो हम तो होंगे क्या भाई, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। If any doubts, do comment. You can ask anything anytime. Thanks again. Bye bye.